हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न बी। आई एम शिवानी चौहान। क्लास 6 एसएसटी की बुक का चैप्टर 1 लोकेटिंग प्लेसेस ऑन दी अर्थ। तो अर्थ पर हम कहाँ रहते हैं या कोई और पर्सन है वो कहाँ रहता है, ये हम किस तरीके से लोकेट करते हैं ये हम सीखेंगे। तो ये आर्यभट्ट का कोट है, द ग्लोब ऑफ अर्थ स्टैंड्स इन स्पेस। तो जो अर्थ है वो स्पेस में है, पानी से बनी हुई है अर्थ, फायर एंड एयर। और जो अर्थ है वो स्फेरिकल है। इट इज़ सराउंडेड बाय ऑल क्रीचर्स टेरेस्ट्रियल एज वेल एज एक्वेटिक। और इन्होंने बताया कि अर्थ पर टेरेस्ट्रियल क्रीचर्स है, यानी कि ज़मीन पर रहने वाले जीव जंतु हैं, और एक्वेटिक पानी में रहने वाले जीव जंतु भी हैं। तो ये आर्यभट्ट ने हमें अर्थ के बारे में बताया था 500 CE में, आज से बहुत साल पहले। तो कुछ क्वेश्चंस हैं जो इस चैप्टर में हम आंसर करेंगे। What is map and how do we use it? तो मैप क्या होता है और मैप का इस्तेमाल हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं, और मैप के मेन कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ये हम इस चैप्टर में सीखेंगे। What are coordinates? How can latitude and longitude be used to mark any location on the earth? तो कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं और लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का इस्तेमाल हम किस तरीके से कर सकते हैं अर्थ पर किसी भी लोकेशन को मार्क करने के लिए। और हम सीखेंगे कि लोकल टाइम क्या होता है, स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है, और वो लॉन्गिट्यूड से किस तरीके से रिलेटेड होता है। आपके लिए ये सारी की सारी बिल्कुल नई चीज़ें हैं, तो अच्छे से समझेंगे चैप्टर को। तो इमेजिन करिए कि आप एक सिटी को विज़िट कर रहे हैं पहली बार। आप कोई भी जगह किस तरीके से ढूंढेंगे जहाँ पर आप जाना चाहते हैं। आप शायद लोकल लोगों की हेल्प ले सकते हैं, या फिर आप उस सिटी के मैप को देख सकते हैं। इससे पहली क्लासेस में आपने मैप्स के बारे में पढ़ा है, और इस चैप्टर में आप मैप्स को और डिटेल से स्टडी करेंगे। एक गेम खेलते हैं। एग्जामिन करिए मैप को। एक छोटा सा शहर है, उसका मैप आपको एग्जामिन करना है, और उसकी फिगर दे रखी है, फिगर 1.1। अब आपको क्या इमेजिन करना है कि आप ट्रेन से अभी अभी उतरे हैं और आप रेलवे स्टेशन पे हैं। फिर आपको बैंक जाना है, जो कि मार्क किया हुआ है मैप पर। आप बताइए आप किस तरफ को जाएंगे, क्या कोई और तरीके हैं वहाँ पर जाने के। अब आपको लोकेट करना है पब्लिक गार्डन, वहाँ पर स्कूल लोकेट करना है, म्यूज़ियम लोकेट करना है। और अगर आपको बैंक जाना है और बैंक से मार्केट जाना है तो फिर आप कैसे जाएंगे, इस मैप में हमें यहाँ पर समझते हैं। चलिए, तो देखो, आप ये ट्रेन आई, छुक छुक करती हुई ट्रेन आई, और आप पहुंच गए रेलवे स्टेशन। अब रेलवे स्टेशन से आप लोगों को कहाँ जाना है, आप लोगों को बोला है बैंक जाने के लिए। तो रेलवे स्टेशन से तो बैंक यहाँ पर है, तो आप क्या करेंगे, आप रेलवे स्टेशन से आप रेलवे स्टेशन पर उतरे, ठीक है, तो आप ये वाली रोड लेंगे। फिर बीच में रास्ते में हॉस्पिटल पड़ेगा, फिर हॉस्पिटल को आप क्रॉस करते हुए जाएंगे तो फिर नगर पंचायत पड़ेगी, फिर नगर पंचायत को क्रॉस करेंगे तो फिर आ जाएगा बैंक। तो बैंक जाते हुए आपको हॉस्पिटल भी पड़ा रास्ते में और नगर पंचायत भी पड़ी। या फिर अगर आप यहाँ पर कहीं पर रास्ते पे स्टेशन होगा, वहाँ से उतरेंगे तो ये वाला रास्ता आप लोग जाने के लिए ले सकते हैं। या फिर आप बैंक यहाँ से ऐसे करके यहाँ से भी पहुँच सकते हैं। तो बहुत सारे रास्ते हैं बैंक को जाने के लिए। फिर बैंक से अगर आपको मार्केट जाना हो तो इजीली आप ऐसे करके मार्केट भी पहुँच सकते हैं। और फिर इसमें कई सारी बताए हैं कि आप पब्लिक गार्डन जा सकते हैं क्या, तो रेलवे स्टेशन या फिर बैंक से आप ये गार्डन है यहाँ जा सकते हैं। या फिर अगर आपको स्कूल जाना हो तो आप स्कूल भी जा सकते हैं, है ना। बैंक से यहाँ से गए ऐसे करके आप स्कूल भी पहुँच सकते हैं। तो अलग अलग जो है जगह आप आसानी से जा सकते हैं। तो मैप एक ट्रेजर गाइड की तरह होता है, वो आपको बताता है कि कहाँ पर आप जा सकते हैं और कैसे जा सकते हैं। नोटिस करिए कि 4 एरो बनाए गए हैं टॉप पर। ये देखिए 4 एरो बनाए गए हैं टॉप पर, और ये क्या दिखाते हैं, ये किसी भी जगह की डायरेक्शन को दिखाते हैं। तो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, ठीक है। तो सून हम लोग पॉइंट आउट करेंगे डायरेक्शंस, जो कि मैप में अगर हम लोग डायरेक्शन का भी इस्तेमाल करें तो मैप को समझना और ईजी हो जाता है। तो एक्सप्लोर करिए, ठीक है, ये वाला आपका कि हॉस्पिटल मार्क करिए, ब्लू कलर्ड एरिया का क्या मीनिंग है, ये सब। अब देखो मैप, ये तो हमने एक इमेजिनरी देखा। अब आप रियल लाइफ में किस तरीके से गूगल मैप्स कैसे चलते हैं वो भी हम इसमें समझेंगे। मैप और उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं। इससे पहले का सिंपल सा एग्जांपल था, हमने देखा कि मैप जो है रिप्रेजेंट करता है
कि कौन सी जगह कहाँ पर है। ड्राइंग भी हो सकती है कुछ एरियाज़ की, और कुछ बड़े शहर या छोटे शहर, आप कहीं पर भी आप मैप की मदद से किसी भी जगह पर जा सकते हैं। तो इट मे बी अ स्मॉल एरिया, विलेज या टाउन, या फिर बड़ा एरिया हो सकता है आपकी डिस्ट्रिक्ट या फिर स्टेट, और या फिर बहुत बड़ा एरिया जैसे कि आपका देश या फिर पूरी की पूरी दुनिया। मैप में आप लोगों को हर चीज़ दिख जाएगी। और क्या होता है, इन अ मैप यू लुक एट द सरफेस एज इफ़ यू आर व्यूइंग इट फ्रॉम द टॉप। आप सरफेस को मैप में ऐसे देखते हैं जैसे आप ऊपर से उसको देख रहे हो। एटलस क्या होता है, एन एटलस इज़ अ बुक और कलेक्शन ऑफ मैप्स। एक बुक होती है ना एटलस, जिसमें बहुत सारे मैप्स हमें देखने को मिल जाते हैं। जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो काफ़ी सारे आपको मैप्स सीखने को मिलेंगे। कौन कौन से मैप्स होते हैं, एक फिजिकल मैप होता है, एक पॉलिटिकल मैप होता है, और एक थीमेटिक मैप होता है। फिजिकल मैप क्या होता है, जिसमें नेचुरल फीचर्स होते हैं जैसे कि माउंटेन्स, ओशंस, रिवर्स वगैरह जो हैं वो दिखाई जाती हैं। ठीक है, तो फिजिकल मैप क्या होता है, माउंटेन, रिवर और ये सब चीज़ें आती हैं। और पॉलिटिकल मैप क्या होता है, अब ये मैं आपको दिखाऊंगी आगे, पहले पढ़ लेते हैं। फिजिकल मैप में आपको रिवर्स, माउंटेन्स, ठीक है हो गया, रिवर्स हो गए, माउंटेन्स हो गए, ओशंस वगैरह वो दिखाए जाते हैं। पॉलिटिकल मैप में क्या होता है, स्टेट की बाउंड्री, सिटी, शहर, है ना, यूटीज़, इंडिया का मैप है, पॉलिटिकल है, तो उसमें सारी की सारी स्टेट्स, कैपिटल और अलग अलग शहरों के नाम आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। थीमेटिक मैप क्या होता है, उसमें कुछ स्पेशल टाइप की इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे कि आप समझ लीजिए कि वेदर की इन्फॉर्मेशन होगी, है ना। तो ये 3 टाइप के मैप्स होते हैं। इसके अलावा इन एडिशन देयर आर 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ मैप। अब मैप में ये सब चीज़ें होती हैं, बट और क्या क्या होता है, डिस्टेंस, की कौन सी जगह कितनी दूर है किसी पर्टिकुलर जगह से, और वो कहाँ पर है। जैसे हमने देखा था ये नॉर्थ, ये साउथ है ना, ईस्ट और वेस्ट। तो भाई कोई जगह नॉर्थ में है, साउथ में है, ईस्ट में है, वेस्ट में है, और कुछ सिंबल्स होते हैं बताने के लिए कि ये, जैसे मान लीजिए रेलवे स्टेशन है तो हो सकता है आर बना हो, तो अलग अलग सिंबल्स भी होते हैं। आपने ऑलरेडी एक्सपीरियंस किया है, एक्सपीरियंस द फर्स्ट 2 वाइल नेविगेटिंग द मैप। ठीक है, आपने डिस्टेंस और डायरेक्शन आपने देख ली थी कि कितना दूरी पर है और किस तरफ को है। अब आप और अच्छे से समझेंगे कैसे। देखो, हैव यू एवर वंडर्ड हाउ ह्यूज प्लेसेस कैन फिट ऑन अ स्मॉल पीस ऑफ पेपर। अब इतनी दूर दूर की चीज़ें आप एक पेपर पर किस तरीके से बना सकते हैं। इट इज़ ऑल थैंक्स टू मैप्स स्केल। तो एक स्केल हम लोग लेते हैं कि भाई मान लो 100 किलोमीटर जो है उसको हम लोग 1 सेंटीमीटर में दिखा देंगे। तो ये होता है मैप का स्केल। लेट अस गो बैक टू आवर मैप ऑफ स्मॉल सिटी। Each centimeter on the map is printed here, represent a certain distance। तो ये वाला जो मैप है, ये जो इस तरीके से आपको दिखाया गया है, तो हर सेंटीमीटर जो है ना कुछ डिस्टेंस वो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। लेट अस सपोज कि 500 मीटर, 1 सेंटीमीटर हमने यहाँ पर 500 मीटर की बराबर मान लिया। नाउ टर्न द मैप ऑफ इंडिया इन फिगर 5.2 चैप्टर 5 में। इसी बुक में आपको चैप्टर 5 में इंडिया का मैप इसे देखने को मिल जाएगा। मैंने बहुत ही रफ सा बना दिया है, और उसमें आपको मैप में स्केल मिलेगा, रिप्रेजेंट करता है बॉटम में कि बाय अ रूलर विच विथ 500 रिटन अबव इट्स लेंथ एंड किलोमीटर ऑन द साइड। इसका ये मतलब है विच मेजर 2.5 सेंटीमीटर जो है वो 500 किलोमीटर के बराबर मैप में दिखाया गया है। तो मैप का कोई ना कोई स्केल होता है, इसीलिए ही वो बहुत बड़े डिस्टेंस को एक छोटे से एरिया में दिखा देते हैं कि भाई 500 किलोमीटर हम किसके बराबर मान रहे हैं मैप में, 2.5 सेंटीमीटर के बराबर मान रहे हैं। तो ये होता है मैप का स्केल। सो एक्चुअल डिस्टेंस जो होता है वो मैप के स्केल के हिसाब से होता है, क्योंकि हमें बहुत बड़े एरिया को छोटे से उसमें दिखाना पड़ता है। ठीक है, अब आपको एक्सप्लोर करना है कि आप अपने स्कूल के प्लेग्राउंड का सिंपल मैप बना सकते हैं, और उसमें आप कर लिए कि 1 सेंटीमीटर 10 मीटर के बराबर है। तो हमने स्केल देख लिया। अब लेट अस रिटर्न टू द 4 एरोज़। तो जो 4 एरोज़ बने हुए थे सिटी मैप पे, उसमें क्या था, डायरेक्शंस थी। नॉर्थ टॉप में था, ठीक है, साउथ नीचे था, एक तरफ ईस्ट था और एक तरफ वेस्ट था। तो मूविंग क्लॉकवाइज, मूविंग क्लॉकवाइज का मतलब होता है जैसे घड़ी के कांटे, घड़ी ऐसे 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 करके चलती है ना, तो एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है, जिस तरफ घड़ी की सुई मूव करती है उसकी तरफ। तो अगर हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे तो ईस्ट, साउथ, वेस्ट ये आ जाएगा। ये क्या होते हैं, ये सारे के सारे कार्डिनल डायरेक्शंस हम इनको बोलते हैं, या फिर हम इनको कार्डिनल पॉइंट्स भी बोल सकते हैं। अदर देन दीज इंटरमीडिएट डायरेक्शन आर ऑल्सो यूज्ड।
तो एक तो होती है, देखो सबसे ऊपर नॉर्थ होता है, साउथ होता है, ये ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है, ठीक है। अब ये क्या होते हैं, ये सारे के सारे होते हैं कार्डिनल पॉइंट्स, ये हो गए हमारे कार्डिनल पॉइंट्स। अब इसके अलावा क्या होते हैं, कुछ इंटरमीडिएट डायरेक्शन भी होती है, इनके बीच वाली जो डायरेक्शंस कुछ होती हैं ना, इनके भी बीच में कुछ डायरेक्शन होती हैं, उनको हम लोग इंटरमीडिएट डायरेक्शंस बोलते हैं। तो कार्डिनल पॉइंट्स तो ये हो गए नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, और इनके बीच वाले तो देखो नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और ईस्ट के जो बीच में आ रहा है वो क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है ना, इनके बीच में जो आ रहा है वो क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। अब देखो ये ईस्ट है और ये साउथ है, इनके बीच में जो आ रहा है वो क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट। और ये वेस्ट है, ये साउथ है, इनके बीच में आ रहा है साउथ वेस्ट। ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है और इनके बीच में आ रहा है नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। तो इस तरीके से बीच वाले पॉइंट्स जो होते हैं वो इंटरमीडिएट डायरेक्शन होती हैं। तो नॉर्थ ईस्ट को हम एनी लिखते हैं, साउथ ईस्ट को हम एसी, और इसी तरीके से आगे लिखते हैं। ज़्यादातर मैप्स जो हैं सिंपली उनमें एरो मार्क होते हैं, जैसे कि लेटर एन जो कि नॉर्थ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। एक्सप्लोर में कि आपका जो है, जो आपने मैप देखा था उसमें मार्केट था नॉर्थ ऑफ द, और वो किसके साउथ में था, एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो रेलवे स्टेशन से अपार्टमेंट नॉर्थ की तरफ को आ रहे हैं, स्कूल एग्जैक्टली साउथ की तरफ को आ रहा है ना। तो ऐसे करके, अब वैसे अगर हम देखें तो ये जो अपार्टमेंट्स हैं ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ आ रहे हैं ना, टेढ़ा जाना पड़ रहा है। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। अब आगे का देखते हैं हम लोग चैप्टर में। अब कुछ सिंबल्स होते हैं, तो हमने देख लिया ना, डायरेक्शंस देख लिया, अब हम देखते हैं सिंबल, डिस्टेंस, डायरेक्शन, और अब तीसरा सिंबल पे आते हैं। सिंबल आर अनदर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ मैप्स। आर मैप्स हैज स्मॉल ड्राइंग्स ऑफ एक्चुअल बिल्डिंग्स एंड अ फ्यू अदर एलिमेंट्स, बट देयर वर not be enough space on the map of a large city or a country to draw them all। तो हम छोटे छोटे से सिंबल्स बना देते हैं, क्योंकि शहर में तो बहुत सारी चीज़ें होती है, हम सारे की सारी चीज़ें तो मैप में ड्राइंग की फॉर्म में नहीं बना सकते हैं। इंस्टेड हम लोग क्या करते हैं, सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं अलग अलग बिल्डिंग्स के लिए, रेलवे स्टेशन के लिए, स्कूल के लिए, पोस्ट ऑफिस के लिए, रोड्स के लिए, रेलवे लाइन्स के लिए, रिवर, पॉन्ड, फॉरेस्ट, सब के लिए हम अलग अलग टाइप के सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं। और इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हम बहुत ही छोटे से स्पेस में बना देते हैं। To make maps more easily understood by a variety of users, map makers अलग अलग स्पेसिफिक सिंबल्स बना देते हैं। डिफरेंट कंट्रीज़ जो हैं वो अलग अलग सिंबल्स अलग अलग चीज़ों के लिए इस्तेमाल करती हैं। सर्वे ऑफ इंडिया जो कि गवर्नमेंट बॉडी है, उन्होंने फिक्स सेट ऑफ सिंबल बना रखे हैं कि इंडिया में मैप्स में इसी तरीके से सिंबल्स का इस्तेमाल होगा, और कुछ सिंबल्स जिस तरीके से बनाए जाते हैं वो हमें दिए गए हैं यहाँ पर, कि देखो ईजी सा, पेड़ बनाने हैं तो ऐसा बना देंगे, घास बनानी है तो ऐसा बना देंगे, सेटलमेंट यानी कि लोग यहाँ पर रहते हैं तो ये बना देंगे, ग्रेवयार्ड जहाँ पर दफनाया जाता है उसको ऐसे बना देंगे, पोस्ट ऑफिस को पीओ लिख देंगे, पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस को पीटीओ लिख देंगे, पुलिस स्टेशन को पीएस लिख देंगे, टेम्पल, चर्च, मॉस्क और छतरी इस तरीके से बना देंगे, रिवर ऐसे बनाएंगे, कुआं ऐसे बनाएंगे, टैंक, कैनाल, ब्रिज ऐसे बनाएंगे, और बाउंड्री, इंटरनेशनल बाउंड्री, दूसरे देशों के साथ बाउंड्री होगी तो डैश डॉट डैश, ठीक है, मोटे मोटे लंबे लंबे डैश हैं। और अगर स्टेट की बाउंड्री होगी तो एक छोटा डैश फिर एक छोटा डैश फिर, और अगर डिस्ट्रिक्ट मतलब एक ज़िले की बाउंड्री ऐसे। तो देखो अलग अलग सिंबल्स ये हमारे देश में यूज़ किए जाते हैं मैप्स में, तो यही ही बनाए जाएंगे दिखाने के लिए, है ना। तो जैसे उसमें दिखाया गया था कि रेलवे स्टेशन पूरा बना रखा था, रेलवे लाइन, तो वो बस ऐसे रेलवे लाइन बना देंगे। रोड्स को इस तरीके से, मेटल रोड है, पक्की रोड है तो ऐसे, अनमेटल्ड है, कच्ची रोड है तो ऐसे। तो ये सिंबल्स बना दिए जाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें छोटी सी जगह में ईजीली फिर आ जाती हैं। देखो रेलवे स्टेशन कैसे इन्होंने बना दिया है ना। तो ये इस तरीके से मैप में सिंबल्स हमारे बनाए जाते हैं। अब मैपिंग द अर्थ, अब पूरी, ये तो एक एरिया सिटी के बारे में बात कर रही थी, अब पूरी की पूरी अर्थ को अगर आपको मैप करना हो तो भाई बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, जैसे कि लैटिट्यूड, यहाँ पे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का इस्तेमाल किया जाता है, और किस तरीके से ग्रिडिंग करी जाती है, ग्रीनविच मरीडियंस होती हैं। तो ये सारा का सारा जो है हम लोगों का है, देखते हैं आगे।
तो अगर पूरा हमें अर्थ को मैप करना है तो हम लोग किस तरीके से करेंगे मैपिंग ऑफ अर्थ। तो मैपिंग ऑफ अर्थ जो है वो थोड़ा सा और डिफ़िकल्ट है, क्योंकि जो प्लैनेट है ना वो फ्लैट नहीं होता है, वो राउंड है। जो शेप है ना वो स्फीयर है, परफेक्ट स्फीयर भी नहीं है, कहीं से चपटा है, जैसे कि इस तरीके की है। यहाँ से ऐसे करके हमारी अर्थ चौड़ी है और यहाँ से ऊपर और नीचे पतली है, ठीक है। तो ये हमारे पोल्स हैं, नीचे और ऊपर तो चपटी है और बीच में से फैली हुई है, तो परफेक्ट स्फीयर भी नहीं है। हाउएवर प्रैक्टिस में हम इसको स्फेरिकल कंसीडर ही करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं स्फीयर को, क्योंकि फ्लैट पेपर पर ना एक स्फीयर को दिखाना पॉसिबल नहीं है। सिर्फ एक ही हिस्सा दिखा सकते हैं, आगे आगे वाला पीछे वाला आप दिखा ही नहीं सकते हैं। टू अंडरस्टैंड वाई, एक ऑरेंज को आप लोग पील करिए, छील दीजिए इस तरीके से, इन सच अ वे दैट यू हैव 3 और 4 लार्ज पीसेस ऑफ द स्किन, है ना। तो इस तरीके से आप काटिए कि 3 या 4 उसको फाड़ियाँ उसकी निकल जाएं, ऊपर वाला जो पार्ट है इस तरीके से आप लोग छील दीजिए। आप ट्राई करिए कि उसको आप फ्लैट टेबल पर बिल्कुल चपटा कर दें। आप देखेंगे आप उसको चपटा नहीं कर सकते हैं जब तक आप उसके जो कोने हैं उसको काट ना दें, है ना। वो क्योंकि उठा हुआ है, उभरा हुआ है, आप उसको चपटा नहीं कर सकते। आप कंसीडर करिए ग्लोब को, जो कि एक स्फीयर है और ऑन विच अ मैप इज़ ड्रॉन, ठीक है। एक स्फीयर है और उस पर मैप ड्रॉ किया जाता है। दिस मे बी अ मैप ऑफ अर्थ, है ना। मून भी हो सकता है, मार्स भी हो सकता है, स्टार्स, कॉन्स्टेलेशन, स्काई, ये सारे के सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं आप जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। बट जो एक वो होता है ना ग्लोब, वो मेटल ऐसे करके गोला सा बना दिया जाता है जिसको आप घुमा सकते हैं। ये देखिए, ये इस तरीके से ग्लोब बना दिया जाता है। हेयर वी विल स्टडी द ग्लोब रिप्रेजेंटिंग अर्थ ज्योग्राफी, बिकॉज द ग्लोब एंड द अर्थ हैव द सेम स्फेरिकल शेप। अ ग्लोब विल बेटर रिप्रेजेंट द ज्योग्राफी ऑफ अर्थ दैन अ फ्लैट मैप। मैप तो देखो चपटा ऐसे होता है, बट ग्लोब में आप पूरा देख सकते हैं। तो ये देखिए ऊपर से इस तरीके से फ्लैट है और यहाँ से चौड़ा है। तो कुछ फीचर्स जो हैं अब हम एक्सप्लोर करते हैं। एक बड़ा सा मार्केट जो है किसी सिटी या फिर टाउन में आप लोग इमेजिन करिए, और जिसके बिल्कुल चेस का बोर्ड इमेजिन कर लो ऐसे ऐसे करके, ठीक है। और आप अपने फ्रेंड के साथ एक स्टेशनरी शॉप पर जाते हैं मार्केट में, बट आपका फ्रेंड को पता नहीं है कि आप की शॉप कहाँ पर है। तो आप उसको डायरेक्शन बता देंगे कि मेरे को शाम को 6 बजे जो है 7th शॉप पर मिलना, जो कि 5वीं रो में होगी एंट्रेंस से। और आपका फ्रेंड बिल्कुल सही डायरेक्शन, बिल्कुल सही लोकेशन पर पहुंच जाता है। अब एक चेस बोर्ड को कंसीडर करिए, यहाँ पर आपको लिए ईजी होगा समझना। To record moves by advanced players, letters are placed alongside the main pieces from A to H. See the image. तो मेन पीसेस पे ना इस तरीके से ये लेटर्स लिख देते हैं एडवांस प्लेयर जो गेम खेलते हैं, और यहाँ पर वो 1 से लेकर 8 तक नंबर लिख देते हैं, ठीक है। क्योंकि ऊपर नीचे नंबर लिखेंगे तो समझ नहीं आएगा ना कौन सा नंबर है। तो ये जो मेन पीसेस हैं इन पर आप नंबर इस तरीके से लिख देते हैं, और साइड में मेन पीसेस पर आप अल्फ़ाबेट्स लिखते हैं, साइड पीसेस पे नंबर लिख देते हैं। अब आपको अगर बताना है कि कहाँ पर है, तो ये वाला जो है ये कहाँ पर है, ये है, अगर हम इस तरीके से जाएं तो ये 4D पर है ना, ठीक है। तो दिस सिंपल सिस्टम अलाउज प्लेयर्स टू मार्क ईच स्क्वायर एंड रिकॉर्ड एवरी मूव। तो हर मूव को वो रिकॉर्ड करते हैं। हेयर द वाइट साइड जस्ट ओपन द गेम बाय मूविंग अ क्वींस पॉन, है ना। क्वीन के आगे वाला जो पॉन है वो उसने मूव किया है। 2 स्क्वायर्स फॉरवर्ड, है ना, 2 स्क्वायर, एक ये स्क्वायर एक स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर आगे मूव कर दिया है। एक बहुत ही कॉमन सी ओपनिंग है। सो पॉन जो है, पॉन क्या होता है, ये वाला, ये जो आगे वाला होता है ना, सिपाही हिंदी में बोलते हैं, तो ये पॉन इंग्लिश में बोलते हैं। सो पॉन इज सेड टू हैव मूव्ड D2 to D4। तो D है ना, D है, तो D2 यहाँ पर था, तो D2 से ये D4 पे चला गया है। तो पहले कहाँ पर था, D पर था, D ये है, और बैठा हुआ था D2 पर, तो D2 से D4 पर अब ये पॉन चला गया है ना। तो D4 पर ये चला गया है D2 से, तो इस तरीके से है। तो द सिस्टम यूज इन दीज 2 एग्जाम्पल, इसको आप लोग सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स भी बोल सकते हैं। तो इस एग्जाम्पल में जो सिस्टम इस्तेमाल किया गया है वो सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स है। थैंक्स टू देयर 2 कोऑर्डिनेट्स द स्टेशनरी शॉप एज वेल एज द चेस
स्क्वायर एंड द बोर्ड कैन बी प्रिसाइजली डिटरमाइंड, है ना। तो 2 कोऑर्डिनेट्स थे, क्योंकि ये होता है कोऑर्डिनेट कि भाई एक यहाँ है और एक ये है, तो इन दोनों की मदद से हम लोग बता सकते हैं कि कहाँ पर वो मूव किया है। तो इजीली हम लोगों ने बता दिया। सिमिलर सिस्टम जो है वो वर्ल्ड के मैप में भी इस्तेमाल किया जाता है, किसी भी मैप में लोकेशन को डिटरमाइन करने के लिए। तो मैप में हम लोग लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स का इस्तेमाल करते हैं। तो लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं वो हम लोग देखेंगे और उससे ही हम समझेंगे। तो लैटिट्यूड्स जो होते हैं क्या होते हैं, देखो ये हमारी अर्थ है। अर्थ पे अगर आपको किसी जगह पर पहुंचना है तो उसके लिए आपको ज़रूरत पड़ती है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स की, अगर आपको बिल्कुल प्रिसाइज लोकेशन पर पहुंचना है। इससे पहले हमने मैप समझे थे कि हम लोग मैप की हेल्प से किसी जगह पर कैसे जा सकते हैं या कैसे उसको लोकेट कर सकते हैं। अब अगर हमें बिल्कुल पिन पॉइंट करना है ना पोजीशन को, तो हमें लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स की मदद लेनी पड़ेगी। अब अगर हम ग्लोब की तरफ वापस जाएं, इट इज़ ईजी टू आइडेंटिफाई द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल ऑन इट, ठीक है। तो ग्लोब में ऊपर की साइड वाला नॉर्थ पोल होता है और नीचे की साइड वाला साउथ पोल होता है। अब अगर हम ग्लोब को रोटेट करें तो जब वो रोटेट हो रहा है, द फिक्स्ड पॉइंट एट द टॉप एंड बॉटम आर द 2 पोल्स, है ना, ठीक है। तो फिक्स पॉइंट तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल हो गए। हाफ वे, इनके बिल्कुल बीचों बीच वाला जो होता है उसको हम लोग इक्वेटर बोलते हैं। तो इक्वेटर क्या हो गया, बिल्कुल बीचों बीच वाला। ये देखो फिगर में हमें दिख रहा है, ये है नॉर्थ पोल, नीचे की साइड आता है साउथ पोल, और बिल्कुल अगर हम बीचों बीच कर दें अर्थ का, बिल्कुल अगर हम लगभग सेंटर की तरफ को निकालें तो बीच में आता है इक्वेटर। तो यहाँ पर आपको नॉर्थ पोल दिख रहा है, ये है इक्वेटर, और नीचे की साइड आता है साउथ पोल। तो ये हमने मैप में देख लिया। ये नॉर्थ पोल, साउथ पोल और इक्वेटर, इसके अलावा भी बहुत सारी आपको ग्लोब में लाइंस देखने को मिलेंगी। अब देखिए, इमेजिन करिए दैट यू स्टैंड ऑन इक्वेटर, कि आप इक्वेटर पर खड़े हुए हैं और ट्रैवल कर रहे हैं एक पोल की तरफ। आप नॉर्थ पोल की तरफ भी जा सकते हैं, यानी कि ऊपर की साइड भी जा सकते हैं, साउथ पोल की तरफ यानी कि नीचे की साइड भी आप जा सकते हैं। तो योर डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर इंक्रीज हो जाएगा जब आप ऊपर की तरफ जाएंगे या फिर नीचे की तरफ जाएंगे, यानी कि आप इक्वेटर से दूर जा रहे हैं। तो लैटिट्यूड मेजर्स दिस डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। एट एनी पॉइंट ऑफ दिस ट्रैवल यू कैन ड्रॉ एन इमेजिनरी लाइन दैट रन्स ईस्ट एंड वेस्ट पैरेलल टू द इक्वेटर। सच अ लाइन इज कॉल्ड पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। तो अगर हम ग्लोब को फिर से देखें तो ये देखो, ये तो इक्वेटर हो गया। अब इक्वेटर के ऊपर इस तरीके से ये आपको लाइनें दिख रही हैं ना, इस तरीके से देखो जैसे मैं बना रही हूँ। तो ये लाइंस जो हैं ये हैं सारे के सारे हमारे लैटिट्यूड्स। अब इनको हम लोग क्या बोल रहे हैं, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। तो पैरेलल ऑफ क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये लाइंस ना आपस में पैरेलल होती हैं, तो पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स बोला जाता है। यानी कि इन जो लाइंस हैं इनके बीच में डिफरेंस जो होता है वो सेम होता है, यानी कि ये लाइन कभी भी आपस में एक दूसरे से मीट नहीं करेंगी, हमेशा पैरेलल ही रहेंगी। एंड इट ड्रॉज अ सर्कल अराउंड दी अर्थ। तो अर्थ के अराउंड अगर आप इसको गोल घुमाएंगे तो एक सर्कल सा ये जो है लैटिट्यूड की लाइंस ड्रॉ कर देती हैं। अगेन इट इज़ ईजी टू नोट ऑन द ग्लोब दैट द लार्जेस्ट सर्कल, जो सबसे बड़ा सर्कल है ना वो इक्वेटर है। क्यों, क्योंकि जो अर्थ है वो एक प्रॉपर स्फीयर नहीं है, वो थोड़ी सी बीच में से चौड़ी फैली हुई सी है ना। तो इक्वेटर जो है वो सबसे बड़ा सर्कल बनाता है। वाइल द सर्कल्स मार्क्ड बाय द पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड ग्रो स्मॉलर एज वी मूव नॉर्थवर्ड और साउथवर्ड। अब देखो आपको बीच में से चौड़ा दिखेगा ऊपर की तरफ। अब एक बॉल है तो वो बीच में से चौड़ी होती है और ऊपर नीचे जाकर के काफ़ी ज़्यादा उसका एरिया कम हो जाता है ना। तो इसमें देखो सबसे बड़ी लाइन बनेगी हमारे इक्वेटर की, और ऊपर या फिर नीचे हम जाते जाएंगे तो ये लाइंस या फिर ये जो सर्कल्स हैं ये छोटे होते जाएंगे। अब आपको एक ईजी तरीका बताती हूँ, लैटिट्यूड यानी कि लेटा हुआ, तो लाइन इस तरीके से होंगी। और दूसरा हमारा जो आता है लॉन्गिट्यूड यानी कि लंबा, तो लाइन इस तरीके से होती है। तो एक ना ग्रिड टाइप की बन जाती है, और जहाँ पर ये लाइन लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड मिलते हैं वहाँ पर एक पॉइंट बनता है और उस पॉइंट की कुछ वैल्यू बनती है, और ऐसे ही हम लोग लोकेशन को आइडेंटिफाई करते हैं हमारे ग्लोब में। तो लैटिट्यूड्स आर एक्सप्रेस्ड इन डिग्रीज, कुछ डिग्री होती हैं। बाय कन्वेंशन हम लोग इक्वेटर को क्या कहते हैं, 0 डिग्री लैटिट्यूड कहते हैं हम इक्वेटर को। वाइल लैटिट्यूड्स ऑफ 2 पोल्स, तो जो पोल है ना नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उनकी जो हमारी वैल्यू आती है वो आती है 90 डिग्री। तो इक्वेटर
0 डिग्री का लैटिट्यूड है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों 90 डिग्री के हैं, तो 90 डिग्री नॉर्थ हम लोग बोलते हैं, 90 डिग्री साउथ बोलते हैं इस तरीके से। और 0 डिग्री का इक्वेटर होता है और बीच में जो लाइन होती है उनकी अपनी अलग अलग डिग्रीज होती हैं। तो देयर इज़ अ कनेक्शन बिटवीन लैटिट्यूड एंड क्लाइमेट। ये इंपॉर्टेंट है, आपके एमसीक्यू में आ सकता है कि भाई लैटिट्यूड और क्लाइमेट के बीच में क्या रिलेशन है। तो इक्वेटर के अराउंड जो है वो जनरली जो क्लाइमेट होता है ना वो हॉट होता है और इसलिए हम उसको एक टॉरिड नाम भी देते हैं कि गर्म टाइप का वहाँ पर टेम्परेचर रहता है इक्वेटर के अराउंड। जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जाते जाते हैं पोल्स की तरफ, दोनों तरफ, चाहे नॉर्थ पोल की तरफ जाएं चाहे साउथ पोल की तरफ जाएं, तो टेम्परेचर धीरे धीरे ठंडा होता जाता है। तो अगर हम लोग बिल्कुल बीच में बनाएं, जैसे कि हमारी अर्थ है, ठीक है, इक्वेटर से हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर हल्का हल्का ठंडा होगा, उसको हम लोग बोलते हैं टेम्परेट रीजन। थोड़ा सा मॉडरेट होता है ना, बहुत एक्सट्रीम ठंड ना ही बहुत एक्सट्रीम गर्मी, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेम्परेट टाइप का क्लाइमेट बोलते हैं। और जितना हम लोग नॉर्थ या साउथ पोल के पास जाते जाते हैं उतना ज़्यादा ठंड पड़ती जाती है। बिल्कुल नॉर्थ पोल और साउथ पोल के पास फ्रिजिड टाइप का क्लाइमेट होता है, बहुत ही कोल्ड क्लाइमेट होता है। तो ये चीज़ें हम बाकी जो डिटेल में तो साइंस में पढ़ेंगे, बट फिलहाल हम ये समझते हैं कि जो लैटिट्यूड्स है ना वो हमारे क्लाइमेट को भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं। उससे कैसे, इक्वेटर के पास ज़्यादा गर्मी होती है, इक्वेटर से जितना हम ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ, दोनों नॉर्थ पोल या साउथ पोल की तरफ जब हम जाते जाते हैं तो गर्मी कम होती जाती है और ठंड थोड़ी 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 करके बढ़ती जाती है जितना जितना आप आगे बढ़ेंगे दोनों पोल्स की तरफ। तो ये हो गया। तो किस तरीके से हमने देखा कि लैटिट्यूड और क्लाइमेट एक दूसरे से रिलेट करते हैं। अब लॉन्गिट्यूड, इमेजिन करिए कि आप ट्रैवल कर रहे हैं नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ बाय शॉर्टेस्ट पॉसिबल लाइन। तो नॉर्थ पोल से आपको साउथ पोल जाना है, सबसे छोटी लाइन कौन सी होगी? तो आप ग्लोब को ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखेंगे कि इंस्टेड ऑफ पासिंग थ्रू यूरोप एंड अफ्रीका यू कुड जस्ट पास थ्रू एशिया। तो डिस्टेंस सेम ही होगा। दीज लाइन्स आर कॉल्ड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। दे आर ऑल हाफ सर्कल्स रनिंग फ्रॉम वन पोल टू अदर। तो हमने देखा था कि ये जो हमारे लैटिट्यूड थे ये तो कंप्लीट सर्कल्स थे, और बट जो लॉन्गिट्यूड है ना वो हाफ सर्कल्स हमारे बनते हैं। और आप चाहे ऐसे चले जाएं, चाहे ऐसे चले जाएं, चाहे ऐसे चले जाएं, आपको डिस्टेंस यहाँ पर सेम ही देखने को मिल रहा है। सो यू विल, ये भी आप लोग साइंस में ही पढ़ेंगे कि किस तरीके से अर्थ जो है वो स्पिन करती है, घूमती है अपनी ही एक्सिस पे, है ना। तो टू पुट इट सिंपली, लेट प्लेस अ डिस्क लैम्प अ लिटिल अवे फ्रॉम ग्लोब। तो ग्लोब से एक लैम्प को आप थोड़ी सी दूरी पर रखिए और फोकस करिए और इमेजिन करिए दैट दिस इज़ द सन। ठीक है, ये जो आप लोगों ने लैम्प जलाया है ये सन है, ऐसा इमेजिन करिए। सन इल्यूमिनेट करता है अर्थ को, लाइट जो है अर्थ पर आती है वो सन से आती है। अगर आप ग्लोब को धीरे धीरे ईस्ट की तरफ रोटेट करेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि अर्थ के कुछ प्लेस पर मॉर्निंग हो रही है और कुछ प्लेस पर शाम हो रही है और कुछ जगह पर क्या हो रही है, रात हो रही है। तो देखो क्या होता है, आपने ये आपकी लाइट का सोर्स है, ठीक है, सपोज करो ये सन है और ये अर्थ है। जब सन के जस्ट सामने अर्थ का जो भी पार्ट होगा वहाँ पर दिन होगा, जो इसके यहाँ होगा वहाँ पर शाम हो सकती है, और जिस जगह पर सन की बिल्कुल भी लाइट नहीं पड़ रही है, ये वाला साइड अर्थ का, वहाँ पर तो रात ही होगी ना। तो इस तरीके से हम लोग नोटिस कर सकते हैं। तो अलग अलग कंट्री में जो है कभी कहीं पर ब्रेकफास्ट का टाइम चल रहा होगा, कहीं पर लंच का, और कहीं पर तो सोने का टाइम चल रहा होगा। That is why by measuring the longitude of a place, we will also be measuring the time of that place. तो हम अगर किसी जगह का लॉन्गिट्यूड मेजर कर रहे हैं तो हमें वहाँ का टाइम भी पता लग जाता है। जो लैटिट्यूड था वहाँ से हमें वहाँ उस एरिया का क्लाइमेट पता लग जा रहा था ना। इसी तरीके से जब हम लॉन्गिट्यूड देखते हैं ना तो उस प्लेस का टाइम हम लोग पता लगा सकते हैं। To measure longitudes, we need to define a reference point called the prime meridian. जैसे हमने लैटिट्यूड के लिए रेफरेंस पॉइंट लिया था इक्वेटर और पोल्स, इसी तरीके से लॉन्गिट्यूड के लिए हम लोग जो रेफरेंस पॉइंट लेंगे वो हम लोग ले रहे हैं प्राइम मेरिडियन। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए प्राइम मेरिडियन इस तरीके से जा रही है यूरोप, यूके से और अफ्रीका को इस तरीके से क्रॉस करती हुई। तो प्राइम मेरिडियन को हमने रेफरेंस पॉइंट लिया है और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ग्रीनविच मेरिडियन, बिकॉज इन द ईयर 1884 कुछ नेशंस ने डिसाइड किया था कि जो ये मेरिडियन है ना ये ग्रीनविच लंदन से पास होगी, इंग्लैंड से, और इसको हम लोग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के लिए
प्राइम मेरिडियन भी लेते हैं और इसकी जो डिग्री हम लेकर के चलते हैं वो 0 डिग्री लेकर के चलते हैं। तो देखो अर्थ तो गोल है, तो अर्थ का कोई सेंटर ढूंढ पाना तो पॉसिबल नहीं है ना। अगर हम बाहर से देखेंगे तो हमें कोई लाइन तो लेनी ही थी ना कि भाई इस पॉइंट से हम लोग लॉन्गिट्यूड को आगे बढ़ाएंगे, है ना। तो इसीलिए हम लोगों ने नहीं, बेसिकली उस टाइम अंग्रेज़ों ने और बाकी सारे दुनिया के कुछ साइंटिस्ट वगैरह सब लोगों ने मिल करके ग्रीनविच को बना लिया, जो कि लंदन इंग्लैंड में पड़ता है एक एरिया, कि यहाँ को हम लोग 0 डिग्री मेरिडियन मान लेंगे। तो 0 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है कहाँ पर से पास होता है, वो लंदन इंग्लैंड से। जस्ट एस लैटिट्यूड, हम लोगों को लैटिट्यूड से क्या कर रहे थे, हम लोग डिस्टेंस मेजर कर रहे थे इक्वेटर से, है ना, पोल्स तक का या फिर कहीं और तक का। लॉन्गिट्यूड जो है, लॉन्गिट्यूड इज अ मेजर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम प्राइम मेरिडियन इफ़ यू ट्रेवल अलोंग द इक्वेटर। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूड हम इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, प्राइम मेरिडियन से हम लोग मेजर कर लेते हैं कि कितना कितना दूरी पर है। लॉन्गिट्यूड 2 इज मेजर्ड इन डिग्रीज, वेस्टवर्ड और ईस्टवर्ड इट इंक्रीजेज इन वैल्यू। तो वेस्ट में जाते हैं, ईस्ट में जाते हैं, इसकी वैल्यू बढ़ती जाती है। तो वेस्ट के लिए W रखते हैं, ईस्ट के लिए E रखते हैं। फॉर इंस्टेंस न्यूयॉर्क का जो लॉन्गिट्यूड है वो 74 डिग्री वेस्ट है, दिल्ली का 77 डिग्री ईस्ट है और टोक्यो का 140 डिग्री ईस्ट है। तो अगर हम लोग देखो इसको, जो हमें ग्लोब गिवन है, इसको देखें तो हमने ये सारा का सारा कहाँ से लिया है कि नॉर्थ है, ईस्ट है, ये सारा का सारा हम लोगों ने मेजर किया है ये प्राइम मेरिडियन से। तो प्राइम मेरिडियन से जो भी ईस्ट वाली जगह हैं उनको हमने E लिख दिया, जो कि वेस्ट वाली जगह हैं उनको हमने W लिख दिया। तो क्योंकि इंडिया ईस्टर्न साइड में पड़ता है, जापान ईस्टर्न साइड में पड़ता है इस प्राइम मेरिडियन से, तो इंडिया का जो भी लॉन्गिट्यूड की वैल्यू होगी उसके आगे डिग्री ईस्ट लिखा जाएगा, है ना। और जो न्यूयॉर्क है, जो USA है, वो इससे वेस्ट साइड में पड़ता है, इसलिए उसके आगे W डिग्री में लिखा जाएगा। तो इस तरीके से लॉन्गिट्यूड होते हैं। तो आप देख सकते हैं ग्लोब में मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड 180 डिग्री वेस्ट तक जाती हैं और 180 डिग्री ईस्ट तक जाती हैं, आर सेम लॉन्गिट्यूड। सो दिस लॉन्गिट्यूड इज नोटेड टू बी 180 डिग्री ओमिटेड द लेटर W और E। तो जो 180 डिग्री वाला हमारा लॉन्गिट्यूड है ना, उसके आगे ना हम ईस्ट लिखते हैं ना ही वेस्ट लिखते हैं, क्योंकि वो सारे के सारे लॉन्गिट्यूड मिल जाते हैं वहाँ पर आकर के। तो ना वो ईस्ट है ना वो वेस्ट है, वो एक लाइन हम लोग मान लेते हैं, उसको हम लोग सिर्फ 180 डिग्री लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि वो घूम करके सर्कल आता है ना, 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 ऐसे ऐसे करके, तो ईस्ट वाला ना मिल जाता है, 180 डिग्री वाला ईस्ट और वेस्ट दोनों मिल जाते हैं। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड टुगेदर जो हैं 2 कोऑर्डिनेट्स होते हैं किसी भी प्लेस के। अब जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि किससे हम लोग डिस्टेंस पता करते हैं, डिस्टेंस नहीं आप कहेंगे, कैसे हम लोग लोकेशन पता करते हैं। तो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की हेल्प से हम लोग किसी भी जगह की लोकेशन पता करते हैं। विद देम you are now able to locate any place on earth. You can now understand a statement such as Delhi lies 29 degree north latitude और 77 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ये बिल्कुल एग्जैक्ट करेक्ट पोजीशन है अर्थ पर दिल्ली की। तो ये वैल्यू राउंड ऑफ करके ली गई है, एग्जैक्ट नहीं है, इसमें पॉइंट लगा के भी आएंगी वैल्यूज़। पेज 1.3 पर फिगर 1.3 पेज 15 शो करती है पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड टुगेदर ऑन द ग्लोब एज ब्लू लाइंस। और ये लाइन जो है वो ग्रिड बनाती हैं और इसीलिए इनको हम लोग ग्रिड लाइंस बोलते हैं, है ना। ये ग्रिड बनाती हैं तो ग्रिड लाइन बोलते हैं। तो ये अलग अलग एरियाज़ का आप लोग लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड निकाल सकते हैं। अब ये फिगर देखो, बीच में इक्वेटर है, ये वाला इक्वेटर हो गया, ठीक है, और ये ग्रीनविच मेरिडियन हो गया। वेस्टर्न हेमिस्फीयर, क्योंकि ये ग्रीनविच लाइन के वेस्ट वाला एरिया जो होता है उसको हम लोग वेस्टर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। ग्रीनविच जो मेरिडियन है इसके जो ईस्ट वाला एरिया होता है उसको हम लोग ईस्टर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। इक्वेटर के जो ऊपर वाला एरिया होता है उसको हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। इक्वेटर के नीचे वाले एरिया को सदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो इसको अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा। तो और ये इंडिया का आप लोगों को दिखाया गया है ना। अब आप लोग यहाँ पे देखेंगे, डोंट मिस आउट में बोला है कि जो ग्रीनविच मेरिडियन है ये पहली प्राइम मेरिडियन नहीं है दुनिया की। इंडिया में भी प्राइम मेरिडियन जो है थी अपनी खुद की, जिसको हम लोग मध्य रेखा बोलते थे, जो कि आज के उज्जैन से पास होती थी। और वो उस बहुत पहले ज़माने का बहुत ही रेप्यूटेड
एस्ट्रोनॉमी का सेंटर था। वारा मेरे जो कि एक फेमस एस्ट्रोनॉमर थे, उन्होंने इस पर वर्क किया था आज से 1500 साल पहले। इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स को लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के बारे में बहुत अच्छे से पता था और उन्होंने ज़ीरो प्राइम मेरिडियन भी बनाई थी। और उन्होंने जो इंडियन एस्ट्रोलॉजर्स थे उन्होंने उज्जैनी को बनाया था 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन। कहीं भी बना सकते हैं, इक्वेटर आप चेंज नहीं कर सकते, बट ये जो हमारी ये लॉन्गिट्यूड वाले हैं ये तो चेंज किए जा सकते हैं। अर्थ पर कोई भी आप रेफरेंस पॉइंट ले सकते हैं, क्योंकि अर्थ तो गोल है ना, तो कोई भी रेफरेंस पॉइंट से आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। अब ये मैप शो कर रहा है उज्जैनी की एग्जैक्ट लोकेशन को। देखो ये इस तरीके से ये वाली प्राइम मेरिडियन पहले ज़माने में ली जाती थी। और ये जो मेन एरियाज़ हैं आज के इंडिया के, जैसे दिल्ली हो गया, रोहतक आ गया, यहाँ पे मुंबई, यहाँ पे चेन्नई, बेंगलोर, कन्याकुमारी, कोलकाता, ये हमारे उज्जैनी से इतने रेफरेंस पॉइंट में दूर लिए जाते थे, तो हम एग्जैक्ट लोकेशन तब भी बता सकते थे। अब इंडिया का जो है कि क्या है इसकी, तो इंडिया की लोकेशन जो है मैप में सर्वे ऑफ इंडिया ने निकाला है। लैटिट्यूड जो है वो 8 डिग्री नॉर्थ से 37 डिग्री नॉर्थ, और जो लॉन्गिट्यूड है वो 68 डिग्री ईस्ट से लेकर के 67 डिग्री ईस्ट। तो क्योंकि ईस्टर्न पार्ट में पड़ता है ना इंडिया, और इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ है, इसलिए ये दोनों नॉर्थ वाले और ईस्टर्न। तो इंडिया कहाँ पड़ता है ग्लोब में? नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में पड़ता है ना। अब आप लोगों को बोला गया है, अब आप टाइम भी बता सकते हैं। बेसिकली अभी आपने लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पढ़े है ना, अब आप टाइम भी निकाल सकते हैं कि किस जगह का टाइम जोन कैसा होगा। तो अंडरस्टैंडिंग टाइम जोन्स, तो हमने लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड देख लिए है ना। तो हमारे जो लैटिट्यूड्स थे उससे हम लोग वेदर देख रहे थे। अब लॉन्गिट्यूड की मदद से देखो क्या देखेंगे। अब हम एक ग्लोब बनाते हैं, रोटेट करते हैं उसको, ठीक है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट कर सकते हैं। दिस इज़ हाउ आवर प्लैनेट स्पिन। वेस्ट से ईस्ट की तरफ हमारा प्लैनेट स्पिन करता है अपनी एक्सिस पर, और पूरा का पूरा वो घूम जाता है हमारा अर्थ 24 घंटे में। एक फुल टर्म स्पिन, क्योंकि सर्कल है तो पूरा घूमने में 360 डिग्री लगेंगे है ना। इसका मतलब है हमारा अर्थ जो है हर घंटे मीन्स 15 डिग्री पर आवर, 1 घंटे 15 डिग्री कवर कर लेगा 1 घंटे में हमारा अर्थ, है ना, क्योंकि 15 × 24 360। अब लेट अस नाउ मार्क द मेरिडियंस लॉन्गिट्यूड एवरी 15 डिग्री। तो हर 15 डिग्री, ये 0 डिग्री मेरिडियन है, ठीक है। वहाँ पर जब दोपहर के मान लो, रात के मान लो, इन्होंने रात के माने हैं, तो रात के जब 12 बजेंगे तो हर 15-15 डिग्री का डिस्टेंस ले लो, क्योंकि हर घंटे 1 घंटे में 15 डिग्री कवर कर लेती है हमारी अर्थ, तो 15-15 डिग्री का डिफरेंस। तो इस तरीके से आप 15-15 डिग्री का डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो कितना घंटा हो रहा होगा? 15 डिग्री में 1 घंटा कवर हो जाएगा। तो अब देखो लोकल टाइम कैसे निकलेगा। मूविंग ईस्टवर्ड फ्रॉम प्राइम मेरिडियन वी गॉट 0 डिग्री, ठीक है, ईस्ट की तरफ चलेंगे तो 0 डिग्री, फिर उसके बाद 15 डिग्री ईस्ट, है ना। इस तरीके से चलते जाएंगे 180 डिग्री तक। इट इज़ द सेम एज एडिंग 1 आवर ऑफ लोकल टाइम विद ईच मेरिडियन। अगर 12 बजे हैं दोपहर के या फिर रात के, कोई भी टाइम में 12 बजे हैं ग्रीनविच में, तो अगर आप 15 डिग्री ईस्ट आगे बढ़ोगे तो यहाँ पर 1 बज रहा होगा। अब 30 डिग्री आगे बढ़ोगे तो 2 बज रहा होगा उस प्लेस पर, और इस तरीके से हम लोग चलते हुए जा सकते हैं। एक्सप्लोर करना है कि भाई पोरबंदर में कोई बैठा है बच्चा और एक असम में बैठा है, तो उनके लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के डिफरेंस से वहाँ का टाइम डिफरेंस क्या होगा। तो सेम मेथड जो है कैलकुलेट किया जाता है लोकल टाइम को निकालने के लिए अर्थ पर, बट ये कन्वीनियंट होगा हर कंट्री के लिए। हर कंट्री अपना अलग अलग जो है हिसाब बना लेती है कि कितना उनका टाइम जोन क्या रहेगा। दैट इज़ वाई मोस्ट कंट्री अडॉप्ट स्टैंडर्ड टाइम, जो कि मेरिडियन से उनके निकालते हैं। इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है ये इंपॉर्टेंट है। इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम क्या है? इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम है, क्योंकि हम लोग लगभग 5.5 आवर्स दूर हैं ग्रीनविच मेरिडियन से, तो इंडिया जो है वो ग्रीनविच जो मेरिडियन है उससे 5.5 घंटे लगभग आप समझ लीजिए आगे है। कैसे? अगर हम ग्रीनविच मेरिडियन को 0 डिग्री माने तो इंडिया का क्या है, यहाँ पे देखो हम उनसे 0 डिग्री आगे हैं, है ना। तो ये देखो हर 15 डिग्री पर 1 घंटा हो जाता है। तो 15 5 4 15 4 5
आप लगा सकते हैं कि हर 15 डिग्री पर टाइम बढ़ता है, तो 15 डिग्री पर 1 घंटा, फिर अगले 15 डिग्री पर 1 घंटा, फिर 2 घंटा आगे होगा, फिर एक और 15 डिग्री पर अब 3 घंटा आगे हो गया, फिर एक और 15 डिग्री पर अब 4 घंटा आगे हो गया, फिर एक और 15 डिग्री पर 5 घंटा आगे हो गया, है ना। तो हम कितना यहाँ पर आप देख लिए लगभग 68 आ रहा है ना, यहाँ पर 68 से लेकर के हम लोग 97 इतना हम लोग फैले हुए हैं। तो हमने लगभग इसलिए 5.5 घंटे का टाइम ले लिया है। तो 15 5 5 5 25 5 5 6 7 तो 75 आ गया, है ना। तो हम लगभग 68 आगे हैं उनसे, और यहाँ पर 75 का बन रहा है। तो इधर कहीं हम लोगों ने इंडिया के बीचों बीच से जो है कुछ टाइम लेने की कोशिश करी है कि क्योंकि हम उनसे, अब पूरे देश में तो देखो अलग अलग टाइम बनेगा ना, हमारा एक्सपेंस तो काफ़ी ज़्यादा है 97 से लेकर के 68। तो हम तो मतलब एक यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो हमारे टाइम जोन में लगभग 2.5 घंटे का डिफरेंस आ जाएगा अगर हम लोग 15-15 मिनट का हिसाब लगाते हुए चलेंगे तो, है ना। तो इसलिए हम लोगों ने अपनी एक स्टैंडर्ड लाइन यहाँ से गुजरते हुए बनाई है, इंडिया ने अपनी। देखो यहाँ पर आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि ये वाली जो लाइन है ये 0 डिग्री की है। अब इंडिया यहाँ पर है तो कितना डिफरेंस आ गया, देखो 15 30 है ना, 45 60 और फिर 75। तो 70 लगभग 75 डिग्रीज़ का डिफरेंस आ गया है। तो लगभग 5 से 5.5 घंटे का डिफरेंस हमारे पास आ चुका है। तो इसलिए हम लोगों ने अपना जो टाइम जोन है उस हिसाब से बना रखा है। तो अलग अलग देशों का अलग अलग टाइम जोन है, किस बेसिस पर कि वो ग्रीनविच जो मरीडियन है उससे कितनी दूरी पर, हम 5.5 घंटे की दूरी पर हैं वहाँ से। तो अबव एक्सप्लेनेशन से हर कंट्री का एक स्टैंडर्ड टाइम होता है, और ज़रूरी नहीं है, कुछ हर कंट्री का एक ही नहीं होता है। जो इस तरीके से बहुत ज़्यादा चौड़ाई में फैली हुई कंट्रीज़ होती है ना, उनके ज़्यादा टाइम जोन्स भी होते हैं, जैसे कि रशिया, कनाडा और यूएसए, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा चौड़ाई में फैली हुई है। तो एक जगह दूसरी जगह से काफ़ी ज़्यादा दूर हो जाती है, तो उन्होंने अलग अलग टाइम जोन्स बना रखे हैं। यूएसए में 6 से भी ज़्यादा, लगभग 6 टाइम जोन्स हैं, और रशिया के 11 से भी ज़्यादा टाइम जोन्स हैं। तो रशिया में आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं तो बार बार आपको घड़ी बदलनी पड़ती है अपनी। सिमिलरली ग्लोब में इंडिया को आपने देखा तो इंडिया का हमारा अपना स्टैंडर्ड टाइम है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST है। तो वो हमने देखा कि 5.5 घंटे आगे है GMT से। तो फाइनली वाइल द प्राइम मेरिडियन जो कि ग्रीनविच पर फिक्स है, ऑपोजिट लाइन जो कि अप्रॉक्सीमेटली 180 डिग्री लैटिट्यूड पर हैं, उसको हम लोग इंटरनेशनल डेट लाइन बोलते हैं। तो इंटरनेशनल डेट लाइन की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या है, 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड। तो आपने देखा होगा मैप में, अभी दिखाऊंगी, +12 और -12 टाइम जोन्स हैं, टच ईच अदर एट दिस लाइन। इफ़ यू क्रॉस इट बाय शिप और प्लेन यू नीड टू चेंज द डेट इन योर वॉच। ठीक है, तो डेट आपको चेंज करनी पड़ेगी। देखो यहाँ पर है ना +12 और -12, ये देखो +12 -12 एक ही लाइन है, और ऐसे टेढ़ी करके इंटरनेशनल डेट लाइन उन्होंने बना रखी है। तो आप इसको क्रॉस करते हैं ना तो आपको अपनी घड़ी में डेट बदल देनी पड़ती है। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना ये थोड़ा सा टफ है, इसके लिए ना मैं कुछ शॉर्ट में भी वीडियो बनाऊंगी ताकि आप लोग बार बार रिवाइज़ कर पाएँ। आई नो ये एकदम से मतलब समझने वाले में थोड़ा सा ना इसमें टाइम लगता है, इस वाले टॉपिक को, कि डेट लाइन कैसे काम करती है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कैसे काम करते हैं, थोड़ा सा मतलब हाँ टफ है ये। तो इसमें अगर आप ईस्टवर्ड ट्रैवल कर रहे हैं तो आप यूज सब्ट्रैक्टर डे, ईस्ट की तरफ अगर आप जा रहे हैं तो आप एक दिन सब्ट्रैक्ट करेंगे, और वेस्ट में जा रहे हैं तो एक दिन को आप लोग ऐड कर देंगे, संडे से मंडे बना देंगे। वी सेड दैट द इंटरनेशनल डेट लाइन अप्रॉक्सीमेटली 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड की है, एज इट डेविएट्स इन प्लेसेस टू अवॉइड डिवाइडिंग सम कंट्री इनटू 2 डिफरेंट डेज। तो आपने देखा यहाँ पर कि जो इंटरनेशनल डेट लाइन है ये इस तरीके से ऐसे करके टेढ़ी बन रही है। क्यों बना रखी है, क्योंकि यहाँ पे ना छोटे छोटे से आइलैंड्स देश हैं, छोटे छोटे से कंट्रीज़ हैं, और मैं टेढ़ी इसलिए करी कि ऐसा ना हो जाए कि एक देश जो कि छोटा सा है उसको 2 दिनों में हम डिवाइड कर दें कि यहाँ पर अलग दिन है, यहाँ पर अलग दिन है। तो इसलिए हम लोगों ने जो इंटरनेशनल डेट लाइन है टेढ़ी बना दी ताकि एक देश पे एक ही दिन हम लोग काउंट करके चलें। तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट।
तो इसमें हमने पढ़ा कि मैप्स जो होते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टूल होते हैं हमारे अर्थ पर कहीं भी जाने के लिए। और अर्थ जो है किसी भी लोकेशन के लिए हम लोगों को एक ग्रिड बनती है जिसको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड हम लोग बोलते हैं। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड अगर हमें किसी जगह के पता होता है तो हमें एग्जैक्ट लोकेशन पता लग जाती है। अर्थ जो है वो इक्वल पार्ट में डिवाइड होती है इक्वेटर से, ऊपर नॉर्थ पोल, नीचे साउथ। यही हमें अलग अलग टाइम जोन्स फिर हम लोग को पता लग जाते हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की मदद से।